गर्ल्स आपस की बात है, शादी का नाम सुनते ही दिल तेज धड़कने लगता है ना, खास तौर पे उस रात का। अच्छा, हर लड़की स्ट्रांग बन के स्माइल कर रही होती है उस दिन, लेकिन हकीकत में ना सब अंदर से बहुत ही नर्वस होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज ना कुछ रियल सिस्टर टॉक करते हैं। नो मिथ्स, नो ड्रामा, नो शर्म, सिर्फ सच। गर्ल्स, सबसे पहले तो अगर आपको डर लग रहा है ना और बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हो तो इस चीज को समझ लो कि दिस इज टोटली नॉर्मल। हर ब्राइड यही कुछ फील कर रही होती है, लेकिन ना लोग ओपनली बोलते नहीं है। लोगों को ना आजकल एक मास्क क्रिएट करना बहुत अच्छे से आ गया हुआ है। मतलब अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेते हैं लोग, अपनी ट्रू सेल्फ हाइड कर लेते हैं। तो अगर आप डर रही है ना तो आप अकेली नहीं है। अच्छा, डर किस बात का? सबसे पहले तो डर होता है पेन का। स्पेशली वो लड़कियां जिनकी कम उम्र में शादी होती है, वो समझती हैं कि हाय अल्लाह, पता नहीं क्या होगा, पीरियड्स में इतनी पेन होती है, उस टाइम पे पता नहीं किस तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो गर्ल्स, आपका डर बजाए, इसलिए ना आपको बड़ी बहनों की तरह समझाती हूँ। मिसाल समझें, जैसे एक की डिजाइन होती है ना लॉक के लिए, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह पाक ने फीमेल ऑर्गन को मेल ऑर्गन के लिए डिजाइन किया हुआ है। स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट टाइम थोड़ी सी पेन होती है, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वेजाइनल वॉल टाइट होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिलैक्स हो जाती है और फिर आपको दोबारा पेन फील नहीं होती। तो अगर आपको कंटिन्यूसली पेन फील हो रही है तो ये नॉर्मल नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसको लाजमी चेक करें। फिर आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। तो आपने इन साइंस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना कि कुछ लड़कियां जिनको बिल्कुल इल नहीं होता और उनको अगर पेन स्टार्ट होती है तो वो हमेशा पेन फील करती ही रहती हैं। उनको ये पता ही नहीं होता कि दिस इज टोटली एबनॉर्मल। ऐसे नहीं होता। इंटरकोर्स इज मेंट फॉर प्लेजर नॉट पेन। तो अगर आप डेली बेसिस पे पेन से गुजरती हैं तो बीइंग अ डॉक्टर मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं कि दिस इज नॉट नॉर्मल, यू नीड टू सी अ गायनेकोलॉजिस्ट। और कुछ लोग मूवीज वगैरह देख के या फिर इधर उधर की बातें सुन के जिनको ये लगता है कि हाई पता नहीं कितना ज्यादा पेन होगा और वो एबनॉर्मल किस्म के पेन को नॉर्मल समझ लेती हैं अपने लिए, ये चीज़ नहीं होती। बिल्कुल थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। हस्बैंड्स के लिए एक खसूसी पॉइंट है यहाँ पे। इस्लाम कहता है बी जेंटल, बी सॉफ्ट, हार्शनेस अवॉइड करें। आपकी वाइफ का आपके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से उसे ट्रीट करोगे वो उस तरह का ही फील करेगी। तो अगर वो तकलीफ में है उसका चेहरा आपको बता देगा, अगर वो खुश है तब भी उसका चेहरा आपको बता देगा। तो इसलिए आप सिर्फ अपने आप को देखने की बजाय उस टाइम अपनी वाइफ के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लें तो ये आप दोनों के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। दूसरा बहुत ही मेजर डर, ब्लीडिंग। बल्कि ब्लीडिंग को हम एंड पे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कुछ बॉडी इनसिक्योरिटीज़ की। गर्ल्स को बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का इशू होता है अपने आप को लेके कि मेरी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हैं, या मेरा पेट निकला हुआ है, या मेरी बॉडी पे एक्नी है, या फिर बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स, पहले तो ये बता दूं कि मैंने इन सारे पॉइंट्स पे सेपरेटली वीडियोस बनाई हुई हैं। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लाजमी चेक करें, आपके सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। तो लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहती, और कुछ लोगों का नहीं दिल चाहता अपने लिए कुछ भी करने का, लेकिन उनको इनसिक्योरिटी भी होती है या फिर उन पर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही होती, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने अपना कॉन्फिडेंस खुद जाहिर करना है। अगर आप दूसरे से रिस्पेक्ट चाहती हैं ना, और आप चाहती हैं कि दूसरा आपको उस नज़र से देखे जिससे आप दिखाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को खुद उस नज़र से देखना शुरू करें। अपने अंदर खुद कॉन्फिडेंट रहें। आप खुद कॉन्फिडेंट होंगी ना, आपकी इनसिक्योरिटीज़ किसी को नज़र ही नहीं आएंगी। और पता है गर्ल्स, मज़े की बात बताऊँ, आदमियों के अंदर तो इतना ब्रेन होता ही नहीं है कि वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करें कि अच्छा वाइफ की बॉडी पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, या फिर इसका पेट निकला हुआ है, या इसके स्ट्रेच मार्क्स हैं। ये सब कुछ ना गर्ल्स को नज़र आता है। बहुत ही कम आदमी होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को नोटिस करें। उनके लिए ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती, उनको दिखाई भी नहीं देती हैं। उनके लिए तो कह लें कि ये निग्लिजिबल है। ये तो हम उन्हें बोल बोल के बता देते हैं कि भाई हमारे अंदर ये भी कमी है, ये भी कमी है, ये भी कमी है। तो फिर उन्हें वो नज़र आना शुरू होती हैं। खुद से आदमी इन चीज़ों को नोटिस करें, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आपने सबसे पहले अपनी खुद की ज़ुबान को कंट्रोल करना है। आपने बिल्कुल भी अपने हस्बैंड के सामने इन चीज़ों का जिक्र नहीं करना, नहीं उसको बताना कि आप किस चीज़ को लेके बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट फील करती हैं। तो अगर आप ये चीज़ कर जाएंगी ना मास्टर, तो फिर आपका हस्बैंड आपको उसी नज़र से देखेगा जिस तरह आप दिखाना चाहती हैं। आप कॉन्फिडेंट रहें, आप उसको यही बताएं कि मैं परफेक्ट हूँ, और उसने जिससे शादी की है उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। और लिटरली वो एंड डे तक यही चीज़ समझता रहेगा। आदमियों की आंखों के आगे ऐसा पर्दा होता है, आप जितना वो पर्दा हटाते जाओगे उतना ही हटता जाएगा, नहीं हटाओगे कभी भी नहीं हटेगा। फिर ये फियर बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर फर्स्ट नाइट कुछ ना हुआ तो क्या करेंगे। भाई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट नाइट सब कुछ ही हो जाए, क्योंकि लोग थके होते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बल्कि आपको ना अक्सर एग्जॉस्शन उस दिन पता चलेगी कि एक ब्राइड ना इतनी थक चुकी होती है। वो और बात है कि एक्साइटमेंट में ना एड्रेनलिन रश के साथ उसको सारी चीज़ें भूल जाती हैं, उसको सारी एग्जॉस्शन भूल जाती है, उसको फटीग उतर जाती है। तो वो एक्साइटमेंट कुछ इस टाइप की होती है। तो लेकिन आप इतना ज़्यादा थके होते हो, तो हो सकता है आपके हस्बैंड जो है उनकी पर्सनैलिटी और टाइप की, और वो थकावट जो है वो उसको ना इतना फेस कर पाते हो, या फिर वो अर्ली स्लीपर हो, जल्दी सोने के आती हों, और उस दिन तो आपको पता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है बंदा। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी रूटीन से हटते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हैं और वो सो जाते हैं इवेंचुअली। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपने उस चीज़ का गम नहीं करना, आपने दुखी नहीं होना, उस चीज़ को अपने सर पे सवार नहीं करना। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अगर आपको कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि इसमें वाकई ही कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आगे बहुत सारी रातें आएंगी, बहुत सारे दिन आएंगे, पूरी लाइफ पड़ी हुई है। तो आपने इस चीज़ को नहीं सोचना, क्योंकि गर्ल्स, शादी का रिश्ता सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। ये रहमत है, सुकून है, बरकत है, अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई एक बहुत बड़ी खुशी और सुकून है आपके लिए। और यही अगर आपके रिश्ते में काइंडनेस हो, रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए। गर्ल्स, ज़िंदगी में ना मोहब्बत के ऊपर समझौता कर लेना, लेकिन इज़्ज़त पे कभी भी ना करना। खासतौर पे उनको बता रही हूँ जिनकी लव मैरिज नहीं होती। अगर आपकी अरेंज मैरिज है ना, और आपका शोहर आपकी इज़्ज़त करता है, समझें आपने सब कुछ पा लिया है।
क्योंकि जब इज़्ज़त पे बात आती है ना तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मोहब्बत आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हो ही जाती है क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से एक हलाल रिश्ता है, तो मोहब्बत आपस में बन जाती है। तो यही अगर आप एक-दूसरे की इज़्ज़त नहीं ना करते और एक-दूसरे को आप वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसका दूसरा हकदार है, तो फिर आपका रिलेशनशिप किसी तरफ भी नहीं जाएगा। ऑनेस्टली इतना ही ट्रू है जैसे मैं बता रही हूँ। तो इज़्ज़त का फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। हमेशा शादी उस इंसान से करें जो आपकी इज़्ज़त करे। फिर गर्ल्स दरगुज़र करना सीखें। लोग अक्सर जब 2 लोगों को खुश देखते हैं ना साथ में, तो वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या इनकी कभी लड़ाई नहीं होती? ये दोनों क्या हर वक़्त ऐसे ही खुश रहते हैं? इनकी कभी एक-दूसरे से लड़ाई नहीं हुई होगी, कितने खुशकिस्मत हैं। काश कि मेरा शौहर भी ऐसा हो या काश मेरा शौहर भी ऐसा होता। तो ये जो काश है ना, इस काश को अपनी ज़िंदगी से निकालें। होता क्या मतलब? हो सकता है, सिर्फ़ दरगुज़र करना सीखें। जितने भी लोग अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते को लेके एक परफ़ेक्ट पॉइंट तक पहुँचते हैं ना, वो पता नहीं आपको आइडिया भी नहीं है कि वो कितनी जगह पे दरगुज़र करके पहुँचते हैं। दुनिया का कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जिसकी आपस में लड़ाई नहीं होती। कहीं पे भी 2 लोग इकट्ठे रहते हैं ना, उनकी लड़ाई होती है। ख़ास तौर पे जो शादी के शुरू के साल होते हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि आप एक-दूसरे की नेचर से वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन गर्ल्स जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है ना, आप एक-दूसरे को समझना शुरू कर देते हो। आप एक-दूसरे से वाकिफ़ हो जाते हो। आपके अंदर सब्र पैदा हो जाता है। आप एक-दूसरे से हम-आहंग हो जाते हो। तो लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे बड़ा और पहला कदम ही दरगुज़र का है। इवन कि वो ख़वातीन जो इस वक़्त बैठी सोचती हैं कि हमारा रिश्ता उस नहज पे है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। क्या आपने कभी दरगुज़र करने का सोचा है? अगर आपके नसीब में सुख नहीं है ना, तो आपको किसी आदमी के साथ भी मैसर नहीं होना। लेकिन अगर आपके नसीब में सुकून और सुख है, तो आपको इसी के साथ मिल जाना है जिसके साथ आप इस वक़्त दुखी हैं। सिर्फ़ अपने आप को थोड़ा-सा सब्र से वक़्त गुज़ार के देखें, थोड़ा-सा दूसरे को माफ़ करके देखें और बातों को भुला के देखें। क्योंकि औरत के अंदर ये कीड़ा होता है कि वो भुलाती नहीं है, वो याद रखती है। वो 10 साल बाद भी अपने शौहर की एक दिल दुखाने वाली बात याद रखेगी और 100 दिल को खुश करने वाली बातें भुला देगी। तो ये जो एक आपकी नेचर का हिस्सा है ना, इसको थोड़ा-सा सप्रेस करके देखें, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। अब देखें हम बातों-बातों में किधर के किधर निकल गए। असल में मेरा दिल चाहता है कि जो भी अच्छी बात है ना, वो आपको मैं सिखा दूँ, बता दूँ। वो हो सकता है किसी के लिए इतनी फ़ायदेमंद साबित हो, किसी का रिश्ता टूटने से बच जाए, किसी की ज़िंदगी में कोई अच्छा उसकी वजह से एक मोड़ आ जाए। मतलब यही एक होती है उम्मीद। तो बाकी ब्लीडिंग की बात कर लेते हैं अब। बहुत सारी गर्ल्स इस बात से नर्वस होती हैं, बल्कि मुझसे पूछ रही होती हैं कि आप ही हमें कितने पैड्स साथ रखने चाहिए फर्स्ट नाइट के लिए? तो भई आपको एक भी पैड साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ड्रॉप्स में ब्लीडिंग होती है और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ़ आप एक टिश्यू भी रख लेंगी ना तो उससे भी बात बन जाएगी। सिर्फ़ आपकी जो वेजाइनल वॉल होती है वो थोड़ी-सी स्ट्रेच होती है, टिश्यू थोड़ा-सा फट सकता है। तो अदर देन दिस कुछ भी नहीं है। तो हाइमन थोड़ी-सी क्योंकि स्ट्रेच होती है ना उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो यही अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज़ टोटली एब्नॉर्मल। आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आपने सप्रेस नहीं करना, इस इश्यू को आपने एड्रेस करना है। और एक बहुत ही डेंजरस मिथ जो अभी भी पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करता है वो ये कि ब्लीडिंग मस्ट है और ब्लीडिंग एक लड़की की प्योरिटी को शो करती है। ये मेडिकली अनएथिकल है, मेडिकली एक मिथ है। इसकी मेडिकल साइंस में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि आप नेचुरली भी कभी गिर जाते हो या फिर स्ट्रेचिंग करते हो एक्सरसाइज के दौरान या साइकिलिंग के दौरान वेजाइनल वॉल रिलैक्स हो सकती है, आपकी हाइमन शादी से पहले ब्रेक हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरकोर्स करोगे तो तभी आपकी हाइमन स्ट्रेच होगी, वो वैसे भी हो सकती है। तो इस चीज़ को तो आप लोग लाजमी एड्रेस करो ना, इस चीज़ को सोसाइटी में से निकालो क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी गर्ल्स की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, डिवोर्स तक बात आ जाती है। इसलिए गर्ल्स सोसाइटी के मिथ से ना अपनी इज्जत मेजर मत करो। अगर आपको ब्लीडिंग नहीं हुई, यू आर स्टिल परफेक्ट, यू आर स्टिल नॉर्मल, यू आर स्टिल प्योर। तो जो इंसान आपके साथ मुखलिस है ना, वो शादी से पहले क्या और बाद में क्या। ये बात ख़ुसूसन मर्द हज़रात के लिए है। फ़र्ज़ करें कि उस रात आपकी बीवी को ब्लीडिंग हो जाती है और आपका जो एक माइंड में स्टैंडर्ड है प्योरिटी का वो एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके बाद क्या? वो आपको धोखा दे देती है, किसी और के साथ आपकी गैर मौजूदगी में ताल्लुकात बना लेती है, तब आप क्या करेंगे? और यही अगर किसी लड़की को ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन वो सारी ज़िंदगी आपके साथ वफ़ादार रहती है, आपके साथ मोहब्बत निभाती है। लेकिन चूँकि आप तो उसे छोड़ चुके होंगे, आप तो उसे इम्प्योर कह चुके होंगे, लेकिन आप कितने बड़े एक तोहफ़े से, एक अल्लाह की नेमत से सारी ज़िंदगी के लिए हाथ खुआ बैठेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि भरोसा सिर्फ अल्लाह के साथ पे करना चाहिए, दुआ उससे मांगनी चाहिए। जिस किस्म के आप खुद होंगे ना, अल्लाह पाक आपको उसी किस्म का हमसफ़र देगा। तो इसलिए अगर आपको एक पाकीज़ा बीवी चाहिए तो अपने आप को एक पाकीज़ा मर्द बनाएं। ये अल्लाह पाक का वादा है कि वो कभी भी अपने बंदे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। थैंक यू।